ये खबर हर उस इंसान के लिए है जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, स्मार्टफोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज और कॉल करता है। क्या आप भी व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं? क्या आप भी व्हाट्सएप से ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं? आपकी पत्नी को भेजे गए मैसेज कोई पढ़ सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड की कॉल कोई सुन सकता है। आपकी प्राइवेट बातें कोई जान सकता है। आखिर किसने और कैसे की व्हाट्सएप पर जासूसी? क्या है जासूसी के इस विवाद का सच? क्यों लगाए गए ऐसे इल्जाम जो बन गए व्हाट्सएप की दुनिया का सबसे बड़ा कांड? दुनिया भर और हिंदुस्तान के व्हाट्सएप यूजर्स के लिए लेकर आए हैं हम एक ऐसी खबर जो हर किसी को सतर्क करती है। व्हाट्सएप से सावधान। यह खबर देखना आपके लिए जरूरी है। व्हाट्सएप से जुड़ा वो कांड जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, हम आपको समझाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए हैकिंग के वो संगीन आरोप जिन्होंने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। व्हाट्सएप ने आरोप लगाए हैं कि इजराइल की एक सर्विलांस कंपनी ने दुनिया के अलग अलग देशों में 1400 लोगों के फोन हैक किए और उनकी जानकारी हासिल की। कैसे हुई हैकिंग और क्या इन लोगों के व्हाट्सएप की जानकारी भी लीक हुई, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी, स्मार्टफोन में हैकिंग की साजिश का सच क्या? यही है वो सवाल जिनका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। आखिर कौन था वो जिसके इशारे पर लोगों के स्मार्टफोन हैक किए गए? व्हाट्सएप के जरिए हैकिंग का सॉफ्टवेयर भेजा गया। क्या है लोगों की जानकारियां चुरा लेने के आरोपी का असली सच? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस किस्म की हैकिंग से हम और आप जैसे आम आदमी को डरने की जरूरत है? क्या आम आदमी के फोन को भी हैक कर प्राइवेट मैसेज और जानकारियां निकाली जा सकती हैं? व्हाट्सएप के जरिए लोगों के फोन में जासूसी की इस कहानी का आगाज व्हाट्सएप से ही होता है। व्हाट्सएप ने एक इजरायली कंपनी पर आरोप लगाए हैं। जिस कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं उसका नाम है NSO। NSO एक सर्विलांस कंपनी है जो दुनिया की अलग अलग सरकारों को अपनी सेवाएं देती है। व्हाट्सएप ने इल्जाम लगाया है कि NSO ने एक मॉलवेयर के जरिए 1400 फोन हैक किए। इस कथित हैकिंग की बाबत व्हाट्सएप से कुछ जानकारियां भी सामने आई हैं। व्हाट्सएप का इल्जाम है कि NSO ने पेगासस नाम के एक मॉलवेयर का इस्तेमाल किया। इस मॉलवेयर को एक मैसेज की शक्ल देकर व्हाट्सएप के जरिए टारगेट किए गए लोगों को भेजा गया और जब ये हैकिंग करने वाला मॉलवेयर फोन में पहुंच गया तो इसके जरिए फोन की जानकारियां हासिल की गई। इस किस्म की हैकिंग को करीब से समझने के लिए न्यूज नेशन जानकारों के पास पहुंचा। अब अगर ये देखना चाहूँ कि इस फोन में कितने SMSs हैं तो एक छोटी सी कमांड से मैं SMSs निकाल सकता हूँ। डंप SMS, जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो इस फोन के अंदर से जितने भी SMSs है वो सब निकल के मेरे पास मेरे सिस्टम में पहुंच जाएंगे। और मैं अभी आपको इसको इस SMS फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा जिसमें जितने भी फ़ोन के अंदर SMS, ये देखिए ये फाइल आ गई है SMSs की। और ये देखिए ये SMS डंप आ गया मेरे पास पूरा। ये देखो ये पूरा SMS डंप, जितने भी मैसेजेस आप देखेंगे यहाँ पे SMSs आ गए हैं सबके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप ने ये जानकारी साझा नहीं की है कि पेगासस नाम के हैकिंग मॉलवेयर से किस किस्म की जानकारियां हासिल की गई हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि ऐसे मॉलवेयर से फोन की कंटेंट लिस्ट, कैलेंडर, मैसेजिंग और पासवर्ड जैसी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। पासवर्ड, मैसेजिंग जैसी जानकारी प्राइवेट होती है। अगर वाकई ऐसी हैकिंग की गई है तो मुमकिन है कि व्हाट्सएप या किसी और ऐप के जरिए की गई हो। लोगों के परिवारों से बातचीत, लोगों की प्राइवेट बातें, निजी संबंधों से जुड़ी बातें भी हासिल की गई हैं। व्हाट्सएप के जरिए हैकिंग और फोन की जानकारी चुराने के इन आरोपों ने व्हाट्सएप यूजर्स को भी हिलाकर रख दिया है। अगर ऐसी खबरें आ रही है कि व्हाट्सएप डेटा हैक हो सकता है, हो रहा है, तो इससे तो हो सकता है कि हम मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट भी हैक हो सकता है। फ़ोन पे ही हमारा पैसा हैक हो रहा, तो हमें भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी इस पे जब्त प्रिकॉशन लेने की इम्पोर्टेंस है। नहीं, बिल्कुल, हमने जब से ये न्यूज़ सुना है और पता चला है कि ऐसा हो रहा है तो वाकई में डर लगने लगा है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ पेगासस ही नहीं बल्कि ऐसे कई मॉलवेयर मौजूद हैं जिनके जरिए लोगों के फोन को हैक किया जा सकता है, या यूं कहें कि फोन के अंदर जाया जा सकता है और फोन से संवेदनशील जानकारियां हासिल की जा सकती हैं।
ये स्पाइविंग बेसिकली इसका जो वर्ड होता है वो है स्पाईवेयर, यानी किसी पर नज़र रखना। कुछ लोग इसको स्टॉकवेयर भी कहते हैं क्योंकि इसे स्टॉकिंग, ये किसी की जासूसी करने के काम लेते हैं। तो ये नेट पर इजी गोइंग अवेलेबल है और आपको डीप वेब या डार्क वेब पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनका कुछ फीस होता है, मान लीजिए किसी का $10 है, किसी का $15 है, और आप जो जितनी सेवाएँ चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कॉल डिटेल चाहिए तो आपको उसका चार्ज कम लगेगा। आप चाहते हैं उसकी GPS की लोकेशन भी मिले, उसके अलावा उसके आपकी चैट हिस्ट्री भी मिले, तो थोड़ा सा चार्जेस बढ़ता जाता है। कि मिनिमम जानकारी जो एक नॉर्मल सा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो इसको बड़ा आसानी से कर सकता है। व्हाट्सएप ने दम भरा है कि वो NSO के खिलाफ कदम उठाएगा, लेकिन इस तरह व्हाट्सएप के जरिए स्मार्टफोन की हैकिंग ने दुनिया को अपने फोन और जानकारियों की सुरक्षा पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। स्मार्टफोन हैक कर लोगों की जानकारियां हासिल करने के आरोपों के चलते व्हाट्सएप और आरोपी कंपनी NSO के बीच तनातनी शुरू हो गई है। NSO ने आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन मामला कितना संजीदा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने हैकिंग कांड के आरोपों के चलते व्हाट्सएप से जवाब तलब कर लिया। 1400 फोन हैक किए गए, 1400 फोन का डाटा चुराया गया, 1400 लोगों की जिंदगी में सेंध लगाई गई। यह है वो इल्जाम जो व्हाट्सएप ने इजरायली कंपनी NSO पर लगाए हैं। व्हाट्सएप ने मीडिया के सामने NSO पर जो आरोप लगाए हैं, उनके मुताबिक NSO ने मॉलवेयर का इस्तेमाल कर कुछ देशों की सरकारी एजेंसियों को 1400 लोगों के फोन के अंदर पहुंचने का मौका दिया। इस हैकिंग कांड में 20 देशों की एजेंसियां शामिल थीं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको, UAE और बहरीन की एजेंसियों का नाम भी हैकिंग कांड से जोड़ा गया है। व्हाट्सएप ने NSO पर जो आरोप लगाए हैं, उनके सामने आने के बाद कुछ सवाल उठे हैं। सवाल ये, अगर वाकई 1400 लोगों के फोन हैक किए गए तो इन 1400 लोगों के फोन से क्या जानकारियां हासिल हुई? क्या इन 1400 लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ी बातें और जानकारियां निकाली गईं? क्या इन 1400 लोगों की पेशेवर जिंदगी से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हासिल की गईं? क्या इन 1400 लोगों के बैंक खातों और रुपए पैसे से जुड़ी जानकारियां हासिल की गईं? जवाब तभी सामने आएगा जब व्हाट्सएप दावे के मुताबिक अदालत पहुंचेगा और इस हैकिंग कांड की पूरी जांच होगी। व्हाट्सएप ने मीडिया के सामने बयान देकर इन तबकों की जानकारी भी दी है जिन्हें कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए इस हैकिंग कांड से निशाना बनाया गया। आरोपों के मुताबिक NSO ने राजनयिकों, राजनीतिक बागियों, पत्रकारों और वरिष्ठ सरकारी अफसरों के फोन हैक कर एजेंसियों को हैकिंग का मौका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए। व्हाट्सएप ने जो आरोप लगाए वो संगीन है। जवाब में NSO ने भी अपनी सफाई सामने रखी। NSO की तरफ से जारी बयान में कहा गया, हम अपनी तकनीक का इस्तेमाल दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद के लिए करते हैं। इन तकनीकों के जरिए एजेंसियां संगठित अपराध और आतंकवाद से लड़ती हैं। हमारी तकनीक का इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ नहीं किया गया। यह भी एक सच है कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां सर्विलांस का इस्तेमाल आतंक और अपराध के खिलाफ करती हैं। ये जो सोशल मीडिया है और ये व्हाट्सएप जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग है और ये साइबर एक्टिविटीज़ हैं, इनको कटेल करना पड़ेगा। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इनके जो भी ओरिजिनेटर हैं, इनको चाहिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास में ये लीक आउट नहीं हो, वरना तो एक बहुत डेंजरस है। ये एक तूफान समझ लो, एक वोल्केनो समझ लो, जो इन्फॉर्मेशन को कहीं भी फैला सकता है और उसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। भारत में कई बार ऐसे मामले सामने आए जब सोशल मीडिया और साइबर स्पेस का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया। कश्मीर में पत्थरबाजी को व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिया जाता था। फेसबुक के जरिए कई बार सरहद पार से हनी ट्रैपिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए आतंकी संगठन अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं। अभी सबसे ज़रूरी जो है सिक्योरिटी रिलेटेड इशू में एक इंसान को जो है और एक देश को उस देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस देश के बारे में जो सिस्टम है उसका कैसे फंक्शन करता है, उस सिस्टम में कहाँ कमियां हैं,
वो मालूम करने की हर एक देश कोशिश करता है। सिक्योरिटी में कितनी स्ट्रांगनेस है उनकी, किस कमियां हैं तो कहाँ कमियां हैं, और जो देश अपोजिट जो देश हैं जो कि बेसिकली आपस में संबंध ठीक नहीं है, वो कमजोरियों का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। ये दलीलें एनएसओ को क्लीन चिट देने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इस किस्म की हैकिंग का इस्तेमाल आतंकवाद रोकने के साथ साथ ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जा सकता है। लोगों के रिश्तों को ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाया जा सकता है। लोगों के पैसे और खाते की जानकारी को ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाया जा सकता है। लोगों की निजी जिंदगी की परेशानियों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सच्चा कौन झूठा, इस बात का जवाब भारत सरकार भी तलाशने में जुटी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हैकिंग कांड के बाबत व्हाट्सएप से रिपोर्ट तलब कर ली है और शायद इस रिपोर्ट से साफ हो कि ऐसी हैकिंग हुई या नहीं, और अगर हुई तो किसके इशारे पर लोगों की जिंदगी में जासूसी की गई। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपके दिमाग में जाहिर सी बात है सवाल कौन रहा होगा कि आपका हमारा व्हाट्सएप भी क्या हैक हो सकता है? क्या व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं? क्या कोई आपका व्हाट्सएप चैट जो है उन्हें अपने पास डेटा उसका मंगा सकता है, उन्हें पढ़ सकता है? दरअसल व्हाट्सएप के जरिए मॉलवेयर भेजना या फिर हैकिंग करना ये सिर्फ एक तरीका है। इसके साथ ही साथ साइबर स्पेस में ऐसे कई मॉलवेयर मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल फोन की हैकिंग या फिर फोन की जानकारियां चुराने के लिए किया जा सकता है। जियोस, स्पाई आई, आइस 9, सीटाडेल, कार्बर्प, बुगाट, ये कुछ ऐसे मालवेयर के नाम हैं जिनका इस्तेमाल लोगों की जानकारियां हैक करने के लिए किया गया। आज इनमें से कई मालवेयर से बचने के तरीके इजाद कर लिए गए हैं, लेकिन मालवेयर से हैकिंग का खतरा टला नहीं है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो धोखे से फोन या कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया जाता है, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए तो कभी मेल में लिंक के जरिए। एक बार यूजर ने मैसेज या लिंक पर क्लिक किया नहीं कि मालवेयर फोन के अंदर पहुंच जाता है। फोन या कंप्यूटर के अंदर पहुंचते ही ये मालवेयर जानकारियां चुराने लगता है और वो जानकारियां होस्ट सर्वर पर भेज दी जाती हैं। ये जानकारी किसी भी किस्म की हो सकती है, आपके दोस्तों से आपकी बातें, पति पत्नी के बीच की बातें, या फिर आपके फोन में मौजूद वीडियो या फोटोज। मालवेयर फोन के जिस हिस्से में पहुंचेगा उसकी जानकारी हासिल कर लेगा। देखिए, मालवेयर्स अलग अलग तरह के होते हैं। एक कई जो नॉर्मल मालवेयर्स होते हैं जो कि एंड्रॉयड में कोड किए जा सकते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज में कोड किए जा सकते हैं। जिस मालवेयर की आप बात अभी 0 डे की कर रहे हैं, ये बेसिकली कोडर्स जो होते हैं, बढ़िया बेस्ट लेवल के हैकर्स जो होते हैं, वो कोडिंग की हेल्प से उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद बहुत सीक्रेट तरीके से अपने पास उनको छुपा कर रखते हैं ताकि वो डिस्क्लोज ना हो। बिकॉज अगर वो डिस्क्लोज हो जाएगा तो वो बहुत सारी एजेंसियों की नज़र में आ जाएगा और वो वापस डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ मालवेयर ऐसे होते हैं जो फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी इंटरनेट इस्तेमाल होने के तरीके की जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर कोई यूजर पोर्न साइट देखता है तो वो कौन सी वेबसाइट देखता है, वेबसाइट पर कैसा कंटेंट देखता है, ये मालवेयर पता लगा लेता है। अगर कोई यूजर डेटिंग साइट्स पर रहता है तो वो किस किस्म की बातें करता है, किन लोगों से बातें करता है, ये भी मालवेयर पता कर लेता है। ऐसी निजी जानकारियां गलत हाथों में चली जाएं तो किसी इंसान की निजी जिंदगी तबाह हो सकती है। इसी वजह से जानकार मानते हैं कि फोन या कंप्यूटर में मौजूद डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी है। कि बचाव का सबसे मेन उपाय ये है कि ये जो ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे मॉलवेयर से, स्पाईवेयर से, ये जनरली रूटेड फ़ोन पे काम करते हैं। तो आप ध्यान रखें, एक तो कभी भी अपना फ़ोन रूट ना करें। आम व्यक्ति रूट नहीं करता, और अगर आप किसी को देंगे रूट करने के लिए तो उसको लगभग आधा से 1 घंटा लगेगा। तो एक तो अपने फ़ोन को किसी को इतने समय के लिए देना। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, अपने फ़ोन के अंदर लाइसेंस एंटीवायरस या इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन रखें जिसमें एंटीवायरस भी हो, फायरवॉल भी हो और एंटी स्पाईवेयर भी हो। इन जानकारियों को कई बार चंद सिक्कों के लालच में डार्कनेट यानी इंटरनेट पर अवैध तरीके से बेच भी दिया जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 11 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी डार्क नेट पर बिक्री के लिए मौजूद है। जोकर स्टैश नाम से एक इंटरनेट स्पेस पर यह जानकारियां बेची जाने की आशंका है। एक कार्ड की जानकारी का रेट $100 यानी तकरीबन 7,000 रुपये है। यानी महज 7,000 रुपये में आपके आर्थिक हालात की पूरी जानकारी कोई भी हासिल कर सकता है। इसलिए जरूरी है आपका कार्ड, फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं खबर का टुकड़ा स्पेशल में इमरान का दी एंड। क्यों कहा जा रहा है कि इमरान का दी एंड होगा? इमरान सरकार को ललकारता मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की दहलीज पर जा पहुंचा है और कहा जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह फजलुर रहमान पूरे पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा देगा, यानी इस्लामाबाद में खुलेआम इमरान को बेनकाब कर देगा।
तो फुल स्ट्रेंथ से मुराद आपकी सिर्फ लीडरान की हद तक है या कि वर्कर्स भी शामिल होंगे? देखिए, इंशाल्लाह वर्कर्स भी शामिल होंगे, मोबिलाइजेशन बिल्कुल है। मुनासिब जलसा हुआ है तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में उससे बड़ा होगा। ये जो पीटीआई का क्लेम था कि हमारे अलावा कोई और जलसा नहीं कर सकता। ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेडलाइन, इस्लामाबाद पर मौलाना का आजादी मार्च। इस मार्च को कोई इमरान के सियासी ताबूत में आखिरी कील कह रहा है तो कोई उसे इमरान का दी एंड मान रहा है। पेशावर, रावलपिंडी, कराची, लाहौर से होते हुए मौलाना फजलुर रहमान का मार्च इस्लामाबाद की दहलीज तक पहुंच चुका है। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने के बीच हर मंजिल पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बार बार इमरान को चुनौती देते मौलाना के लाखों समर्थक बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में इमरान की मुश्किलें अब बढ़ती ही जाएंगी। माशी तौर पर दुनिया पहले से ज्यादा तफावत, नाइंसाफी और गुर्बत व नादारी में मुसलसल इजाफे का शिकार है। मौजूदा आलमी माशी निजाम में इस सूरत हाल को बेहतरी की तरफ मोड़ने की कोई काबिल अमल सूरत दिखाई नहीं देती। गुरुवार दोपहर इमरान के प्यादों ने एक चाल भी खेली। ये चाल थी शोलों से भरी। दरअसल गुरुवार सुबह पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। डेरा रहीम यार के लियाकतपुर में तेजग्राम एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन की 3 बोगियों में भीषण आग लग गई। ये ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। ट्रेन में हुए इस अग्निकांड की चपेट में आकर 65 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इंसानी मौत और मातम को इमरान के प्यादों ने मोहरा बना लिया। अफवाह फैला दी गई कि ट्रेन हादसे के चलते मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मार्च रद्द कर दिया है। अफवाह में यह भी कहा गया कि फजलुर रहमान इस्लामाबाद के अंदर नहीं आएगा। अफवाह का मकसद साफ था, मौलाना के कैंप में कंफ्यूजन फैलाया जाए और किसी भी कीमत पर मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाए। दरअसल इमरान खान को भी पता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो पाकिस्तानी आवाम के सामने इमरान की नाकामियां जाहिर हो जाएंगी। निश्चित रूप से ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो असंतोष भड़का है, ये उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर के वो इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामलों में इवन अरब देश जो मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री हैं, वो पाकिस्तान के साथ आज खड़ी नहीं है। फजलुर रहमान की कट्टरपंथियों की फौज और विपक्षी हुजूम इमरान की सरकार गिराने पर आमादा है। शुक्रवार की सुबह साबित कर देगी कि इमरान बचे या फिर हो गया इमरान का दी एंड। तो दुनिया जानती है कि फजलूर का मकसद पाकिस्तान को नई आजादी नहीं बल्कि कुर्सी है। बावजूद उसके फजलूर ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तानी जमहूरियत में कम ही देखने को मिलता है। इमरान के खिलाफ पूरे विपक्ष को फजलूर ने लामबंद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, लेमा इस्लाम फजल के, मुस्लिम लीग नून, जमायत इस्लामी पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान के वो राजनीतिक और कट्टरपंथी संगठन जिन्होंने फजलुर का झंडा बुलंद किया और इमरान के इस्लामाबाद पर कूच कर दिया। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, कमजोर नीतियों को लेकर फजलुर ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें इमरान चारों तरफ से फंस गए और इमरान विरोधी हुंकार भरने लगे। हमसे वादा करता हूं कि नए इलेक्शन के शफाफ इलेक्शन नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मशहद को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे और बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। सुना आपने, जो पीएमएल करप्शन के कलंक के चलते सरकार से बाहर हुई थी, अब वो नया पाकिस्तान खड़ा करने का दम भर रही है। खास बात यह है कि फजलुर ने इमरान के साथ ही साथ फौज को भी निशाने पर लिया है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो फौज को चुनौती देता है वो या तो ताकतवर है या फिर पागल, और फजलुर कहीं से पागल तो नजर नहीं आता। इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपने हुदूद में रहो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं। पीली वर्दी और हाथों में हरी लाठी लिए फजलुर ने एक फौज भी खड़ी कर ली है जिसे पाकिस्तान की आजादी की फौज करार दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ फजलुर जा रहा है वहाँ ये पीली वर्दीदारी फजलुर की ताकत का इशारा दे रहे हैं। इमरान सरकार की हालत इतनी पतली है कि वो इस कथित फौज से भी थर-थर कांप रही है। किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो किसी वर्दी में अपनी वर्दी बना के आगे आए कि जी हमारी फोर्स है। फोर्स एक ही है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हो सकती। ये जो आप जत्ते बना के डंडा लेके लोगों की तरबियत करा रहे हैं, ये तरबियत आपकी नहीं चलेगी। ये ना हम इसको सड़कों पे छोड़ेंगे, ना हम इसको बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक्शन होगा। खास बात यह है कि फजलुर ने न सिर्फ विपक्ष और कट्टरपंथी बल्कि पाकिस्तानी आवाम का भी ब्रेन वॉश कर दिया है। फजलुर के मार्च में शामिल लाखों की भीड़ बताती है कि इस कट्टरपंथी मौलाना ने इमरान के खिलाफ हवा नहीं तूफान खड़ा कर दिया है। हालात बताते हैं कि इमरान के लिए आगे की राह मुश्किल है।
ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इमरान की सत्ता अब चंद दिनों की मेहमान है। कुर्सी पर आगे फजलुर काबिज होगा या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फजलुर के मार्च ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका है और इस गुस्से को सियासी लहर मिली तो ये सुनामी इमरान और उसके झूठे किलों को बहा ले जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान की कुर्सी पर छाई मुसीबत देखने में भले सियासी ही लगे, लेकिन सच यह है कि इसके लिए माहौल खुद पाकिस्तान की जनता ने तैयार किया। महंगाई, टैक्स की मार से पाकिस्तानी आवाम करहा रहा है और इमरान के खिलाफ हो चला है। कराची की गलियों में कोहराम है। इन्हें सानू आख्या सी मैं कर्जा नहीं लूंगा। लाहौर की गलियां लानत भेज रही है। मैं पहले पीटीआई का सपोर्टर था, अब नहीं हूं भाईजान। मैं ये कहता हूं कि मैं पुराना पाकिस्तान ही दे दो। इस्लामाबाद की गलियां सुलग रही है। इसने भी किया, सब ने किया। मेरा दिल करता मैं तेनों कुट्टा तो नहीं तारीफ करना है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। या अल्लाह या इन्हां कंजरां नूं मार दे, ये सानू मार दे। इमरान खान के सिर से बाजवा का हाथ उठ चुका है। चारों तरफ से विपक्षी और विरोधी घेरे खड़े हैं और पैरों के नीचे की जमीन जनता खींच लेने पर आमादा है। इमरान को डर है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला तो जनता लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में सड़कों पर न निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता बेहद गुस्से में है। 50% महंगा हुआ है। परसों हड़ताल की हुई थी, हम उसके अंदर खुद एहतजाज में शामिल हुए थे। जो एक चीज 100 पीटीआई का सपोर्टर है। मैं पहले पीटीआई का सपोर्टर था, अब नहीं हूं भाईजान। मैं ये कहता हूं कि मैं पुराना पाकिस्तान ही दे दो। लोग पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं, इमरान से भरोसा उठ चुका है, गो बैक इमरान कह रहे हैं।